तरह इस समाज को पिछड़ा वर्ग से आगे लाया जा सकता है? वर्तमान सरकार चाहे तो दलितों के उत्थान और उन्नति के लिए कार्य कर सकती है, किंतु न जाने क्यों कोई सी भी सरकार हो दलितों के हितों में कार्य करने की उपेक्षा की जाती है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अनदेखा करती है? भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही पार्टी हमारे दलित समाज के लिए लगभग ना के बराबर ध्यान दे पाती है। पूरा सच हैगा, आज तक आदमी के मन में जो मनुवादी व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो भेदभाव है, वो अभी तक पढ़ने लिखने के बाद भी कई लोगों के दिमागों से ये फितूर आज तक नहीं गया है। इसके कारण आज भी हमारा वर्ग का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी वंचित सा जीवन जीता है। आपने कहा, पहले फिर से आपके प्रश्न को मैं दोहरा रहा हूँ कि आपने बोला है कि आरक्षण आर्थिक रूप से होना चाहिए, ना कि जातिगत। ठीक है, मैं इस बात का आपकी बातों का समर्थन करता हूँ। बाकी आप ये बताइए, जब दलित बारात निकालता है, घोड़ी चढ़ता है, तो क्या उसको आर्थिक रूप से रोका जाता है? आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण रोका जाता है, जाति के कारण रोका जाता है? जब दलित पानी पीने जाता है कुएं पे, तो उसको आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण रोका जाता है, जाति के कारण रोका जाता है? जब दलित की मृत्यु हो जाती है, शमशान में अंतिम संस्कार वो नहीं कर पाता, तो उसके लिए जाति दोषी है, अर्थव्यवस्था दोषी है? यदि दलित को दाढ़ी मूंछ कटिंग नहीं बनाने दी जाती है, तो उसके लिए आर्थिक व्यवस्था दोषी है या जाति व्यवस्था दोषी है? हर जगह जो हमारे लोगों का शोषण होता है जातिगत आधार पे होता है, ना कि आर्थिक आधार पे होता है। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? और यदि आपको लगता है कि ये सही है, तो मैं भी स्वीकार करता हूँ, आप जातियाँ समाप्त कर दीजिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर कर दीजिए। हम जब बात करते हैं देश में भ्रष्टाचार की, तो हमारी आवाज़ें बुलंद हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार है। जब हम बात करते हैं देश में हो रहे अत्याचारों की, तो हम थोड़ा रुक जाते हैं और सोचते हैं कि अभी ये अत्याचार जारी है। हम बात करते हैं दोहन की, शोषण की, बलात्कार की। हम आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुक भी जाते हैं। इस रुकने की वजह, इस झुकने की वजह क्या है? हम एक ऐसे देश में हैं जिसे हम धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, लेकिन जब हम खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें कई बार बोल्ड अक्षरों में जाति मेंशन की होती है। और ये सब क्यों किया जाता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे देश में चल रहे उस शोषण के बारे में, जिस पर हम जब भी सुनते हैं तो शायद हमारे कानों को यकीन नहीं होता, लेकिन आप इस बात पर यकीन कर सकें, इसलिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट अखिल भारतीय बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी, जिनसे हम बात करेंगे दलितों पर हो रहे अत्याचार के बारे में, उन सब मुद्दों पर कि किस तरह इस समाज को पिछड़ा वर्ग से आगे लाया जा सकता है। नमस्कार मनोज जी। नमस्ते। मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं आगाज इंडिया। मनोज जी, सबसे अहम सवाल, क्योंकि जब मैंने पहला ही शब्द बोला दलित, तो सबसे पहला जो शब्द दलित के बाद दिमाग में आता है वो है पिछड़ा। कब तक ये वर्ग ऐसे पिछड़ा रहेगा और कब तक सिर्फ पिछड़ा होने के बारे में ही हम बात करते रहेंगे? यह वर्तमान सरकार के अंडरस्टैंडिंग में रहता है। वर्तमान सरकार चाहे तो दलितों के उत्थान और उन्नति के लिए कार्य कर सकती है, किंतु न जाने क्यों कोई सी भी सरकार हो दलितों के हितों में कार्य करने की उपेक्षा की जाती है। दलितों की सदैव उपेक्षा रही है। अपवाद स्वरूप भले ही एक दो या कुछ दो चार लोग राजनीति में आगे बढ़े हों, किंतु उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी का हित सोचा है, ना कि अपने वर्ग का, ना ही अनुसूचित जाति का वर्ग जो है हित सोचा है। तो जैसे आपने कहा कि सरकारें जो हैं, सरकारें दलितों के उत्थान के लिए प्रयास नहीं करती, आप सरकार के साथ साथ समाज से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज का भी एक अहम योगदान होगा आगे बढ़ने के लिए। समाज का बराबर योगदान होता है, सरकार का कम होता है, समाज का ज़्यादा योगदान होता है। सरकार वे सारी नीतियाँ और सारे सिद्धांतों को लागू करे और उस पर समाज चले। सरकार वैसी जो योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बनाई जाती है वो जन जन तक पहुँचे, और वो पहुंचने के बाद उसका लाभ भी उनको मिलना चाहिए। बाकी उन तक लाभ इसलिए नहीं पहुंचता है क्योंकि वो अशिक्षित है, और बीच में जो सरकारी तंत्र है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी के रूप में बैठा हुआ है। इसलिए वो पीड़ित पक्ष तक, वंचित पक्ष तक वो योजनाओं को जाने नहीं देना चाहता या पहुँचने नहीं देना चाहता। समाज के उत्थान के लिए ऐसे क्या चीज़ हैं, ऐसे क्या प्रयास हैं जो अभी आप कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये करेंगे तो शायद समाज विकास की ओर अग्रसर होगा? सबसे पहला मंत्र तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
क्योंकि कलम ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो वर्तमान में लोकतंत्र में आपके सारे हक और अधिकार दिला सकता है। इसलिए शिक्षा प्रणाली सुगम और सरल हो और सस्ती हो वंचित तबके के लिए, ऐसा प्रयास सरकार का होना चाहिए। समाज को भी इस दिशा की ओर देखना चाहिए और कार्य करना चाहिए। मनोज जी, अभी आपने कहा था कि जो सरकारें हैं कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट तंत्र की ओर, वो उनमें एक ऐसा भ्रष्ट तंत्र होता है जिसकी वजह से जो समाज है वो भेंट चढ़ जाता है, उसका उत्थान नहीं हो पाता। बिल्कुल। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार या भारतीय जनता पार्टी पर लगभग कई बार ये आरोप लगते हैं कि जो बीजेपी है वो दलितों की नहीं है, वो अमीरों की है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अनदेखा करती है? भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही पार्टी हमारे दलित समाज के लिए लगभग ना के बराबर ध्यान दे पाती है। और जो योजनाएं दलितों तक पहुंचना चाहिए वो योजनाएं वहां तक पहुंच नहीं पाती। इसमें पार्टियों की भी ना के बराबर ही गलती मानेंगे, क्योंकि वे योजनाएं तो बनाती है, बाकी चलाना तो सरकारी तंत्र को, अफसरों को, अधिकारियों को चलाना है वे सारी योजनाएं, और अधिकारियों का ही बस चलता है उन योजनाओं पर ताकि वे जाकर वहां तक पहुंचे। बहुत सारी योजनाएं मनोज जी, अभी आपने माफ कीजिए मैं आपको काट रही हूँ, अभी आपने कहा कि अफसरों के ऊपर, अफसरों से मुझे याद आया कि अक्सर हम एक बात सुनते हैं कि जो अफसर हैं उन्हें अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर उस अफसर शाही तक पहुंच जाए तो वो रास नहीं आता। ये कई बार आरोप इस तरह के लगते हैं। आपको लगता है कितना सच है इसमें और किस तरह की दिक्कतें उठाते हैं दलित? पूरा सच है। आज तक आदमी के मन में जो मनुवादी व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो भेदभाव है, वो अभी तक पढ़ने लिखने के बाद भी कई लोगों के दिमागों से ये फितूर आज तक नहीं गया है। इसके कारण आज भी हमारा वर्ग का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी वंचित सा जीवन जीता है। मतलब 100 में से 2 लोगों को ओबलाइज होते हैं, उपकृत होते हैं, 100 में से 2, बहुत मुश्किल, वो भी हज़ारों में से 2 मान लो बल्कि, और बाकी लोगों का तो दोहन ही होता है। वो कितना ही पढ़ लिख ले, कितना ही अफसरशाही में पहुंच जाए, कहीं ना कहीं उनको डैमेज किया जाता है, कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की जाती है। मनोज जी, एक और अहम सवाल है कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है देश में जिस पे कई बार आवाज़ें उठ रही है। कहा जा रहा है कि आरक्षण जातिवाद पर ना देकर उनको देना चाहिए जिन्हें ज़रूरी हो, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, सिर्फ जातिवाद। क्या ये एक अहम मुद्दा है जो सामान्य जन को या एक आम नागरिक को या जनरल कैटेगरी के लोगों को दलित वर्ग से, SC ST या OBC से अलग बना देता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। एक बात बताइए, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में, आपने कहा, पहले फिर से आपके प्रश्न को मैं दोहरा रहा हूँ कि आपने बोला कि आरक्षण आर्थिक रूप से होना चाहिए ना कि जातिगत। ठीक है, मैं इस बात का, ये आपकी बातों का समर्थन करता हूँ। बाकी आप ये बताइए, जब दलित बारात निकालता है, घोड़ी चढ़ता है, तो क्या उसको आर्थिक रूप से रोका जाता है, आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण रोका जाता है, जाति के कारण रोका जाता है? जब दलित पानी पीने जाता है कुएं पे, तो उसको आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण रोका जाता है, जाति के कारण रोका जाता है? जब दलित की मृत्यु हो जाती है, शमशान में अंतिम संस्कार वो नहीं कर पाता, तो उसके लिए जाति दोषी है, अर्थव्यवस्था दोषी है? यदि दलित को दाढ़ी मूंछ कटिंग नहीं बनाने दी जाती है तो उसके लिए आर्थिक व्यवस्था दोषी है या जाति व्यवस्था दोषी है? हर जगह जो हमारे लोगों का शोषण होता है जातिगत आधार पे होता है, ना कि आर्थिक आधार पे होता है। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? और यदि आपको लगता है कि ये सही है तो मैं भी स्वीकार करता हूं, आप जातियां समाप्त कर दीजिए, आरक्षण आर्थिक आधार पे कर दीजिए। आप जब जाति की बात करते हैं, हम जब धर्म की बात करते हैं, क्या धर्म परिवर्तन हमारे देश में लगातार एक मुद्दा गरमा रहा है कि जो हिंदू हैं वो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम कन्वर्ट होते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या लगता है कि ये जो जाति व्यवस्था है इसकी वजह से लोग ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं? जरूर, ये सबसे बड़ा सत्य है। आज से जब गुलाम भारत में भी आप देखेंगे तो जब हमारे लोगों के साथ शोषण हुआ तो वे डाइवर्ट हुए। आज़ाद भारत में भी जहाँ जहाँ पर शोषण होता है वे डाइवर्ट होते हैं। अभी जब हाथरस में का मामला हुआ, हाथरस के मामले में जब एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी कमर तोड़ दी, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसकी ज़ुबान काट दी, और बाद में उसकी FIR जो थी वो 376 की बजाय कि 302 तक ही सीमित कर दी। ऐसी स्थिति में नाराज़ होकर 256 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया हिंदू समाज से। तो यह हिंदू समाज के लिए घटक है।
ये चिंता का विषय है। ये हिंदू जब आपने धर्म का हाथरस की बात की तो याद आया कि वहाँ पे कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जिनमें ये बताया गया था कि जबलपुर से कुछ लोगों को भेजा गया था दंगे कराने के लिए, और वो चाहती थी, कुछ आंटियां जो कि वहाँ से मिली, कुछ भाभियां जहाँ से जो उनसे वहाँ से मिली, कहा गया कि ये तो उनके रिश्तेदार भी नहीं थे, जबलपुर से सिर्फ माहौल गरमाने के लिए गए थे। ये इस तरीके की बातों में कितनी सच्चाई है? दलित व्यक्ति कहीं पर भी मरे, कहीं पर भी वो, जैसे कल की बात बता दूं, गुना के अंदर एक आदिवासी 26 वर्षीय बालक, कल दैनिक भास्कर के फ्रंट की खबर है, और उसको जिंदा जला दिया गया। 5,000 रुपये में उसको बंधुआ मजदूर रखा गया, 3 साल तक बंधुआ मजदूर रहा और पैसे मांगने पर उसे जिंदा जला दिया गया। यदि उस पीड़ित व्यक्ति के लिए यदि मैं सांत्वना देने जाता हूँ, मैं सहानुभूति देने जाता हूँ, और यदि आप उसको आतंकवाद का करार देते हो, दंगा भड़काने के लिए बोलते हो, तो आप कहाँ तक सत्य हैं, ये तो आप ही विचार कर सकते हैं। तो मनोज जी, ऐसी जब स्थितियां होती है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसके लिए आपका समाज इसलिए दोषी है क्योंकि पढ़े लिखे कम हैं? यस, पढ़े लिखे कम है हमारे लोग, इसलिए एक बहुत बड़ा उन्हें बरगलाया जा सकता है, आसानी से बरगलाया जा सकता। हमारे लोग अशिक्षित हैं, दिहाड़ी है, मजदूर वर्ग है, इसलिए उनको बरगला देते तो हैं। समाज के उत्थान के लिए क्या कोई ऐसा कदम आप उठा रहे हैं जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें? क्योंकि जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, सरकार की, तो सरकार तो कहती है कि SC ST वर्ग को हम फ्री में पढ़ाएंगे, हम सबसे कम फीस में उनको पढ़ाएंगे, तो क्यों पढ़ाई की ओर अग्रसर नहीं हो पाते? इतनी गरीबी है घरों में कि बच्चों को बहुत कम उम्र से ही काम करना पड़ रहा है, कोई तो एक अहम वजह होगी। बहुत गरीबी है, और ये गरीबी आज की नहीं है, ये हजारों सालों से गरीबी है जो पीछा नहीं छोड़ रही है। सरकार ने इनको 2 बीघा ज़मीन और 4 बीघा ज़मीन के पट्टे भी दिए, तो गांव के चौधरी पटेल उन पर निगाह रखते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, उस पर सरकारी सड़कें निकाल देते हैं। इनके घर में पढ़ाई के लिए साधन तो जब जुटे जब सुबह शाम की रोटी की व्यवस्था हो, उनके भोजन पानी की व्यवस्था हो, तो वो पढ़ाई के लिए सोचें। उनके भोजन के बांधे रहते हो तो, और आप देखेंगे कि यदि अगर दलित व्यक्ति के अधिकांश जगह अगर मृत्यु हो जाती तो उनके पास अंत्येष्टि की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके लिए शिवराज सरकार ने 5,000 रुपये अंत्येष्टि की व्यवस्था और 15,000 रुपये तीसरे और 13वें के कर्म की व्यवस्था करी। उसके लिए धन्यवाद शिवराज सरकार को कि उनने संबल योजना गरीबों के लिए बनाई, उनने आयुष्मान योजना गरीबों के लिए बनाई। इस कारण मैं कहीं ना कहीं शिवराज सरकार का आभारी हूँ, और मैं उसका जो है कहीं ना कहीं बात रखता हूँ, और बीजेपी सरकार की नीति और रीतियों से मैं कहीं ना कहीं आकर्षित हूँ। तो मनोज जी, सरकार का एक ऐसा कौन सा, मतलब सरकार से ऐसी कौन सी उम्मीदें हैं जिस उम्मीदों के साथ आप सरकार को देखते हैं? भी आपने कहा कि आप संबल योजना से खुश हैं शिवराज जी की, तो ऐसी और भी कुछ योजनाएं जो आप चाहते हो कि सरकार ऐसा कुछ करे कि हमारा समाज पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे? क्योंकि हम कह तो देते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर ये इतना आसान नहीं नजर आता, ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो जो जैसे आदिकाल में 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले तो बड़ा भाई छोटे भाई से प्रेम करे, समभाव रखे, तब जाके छोटे भाई को लगेगा अपनापन। अगर अपनापन अगर छोटे भाई को लगेगा तो वो विद्रोह करना कम कर देगा, विद्रोह और बागी बनना समाप्त कर देगा। और बड़े भाई का अहंकार अगर समाप्त नहीं होगा तो छोटा भाई भी फिर उस अहंकार का विद्रोह करेगा और बागी बनेगा, और इस विद्रोह के कारण हमारा समाज जो है घटेगा और हमारा धर्म जो है बटेगा इसमें। तो सरकार की योजनाएं उन तक पहुँचे, ये सरकारी अधिकारियों का काम है, ये उसमें आलस्य और उसमें लापरवाही नहीं दिखाएं। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की एक योजना है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय होता है, जिसके अंदर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण राहत कोष है, जिसके अंदर 50,000 रुपये से लेकर 8,25,000 रुपये का अनुदान राशि है, राहत राशि है। यदि किसी गरीब, यदि किसी पीड़ित जैसे दलित व्यक्ति के साथ जघन्य हत्या हो जाए या उसका बलात्कार हो जाए, किसी नाबालिग का बलात्कार हो जाए, जघन्य हत्या हो जाए, तो उसको 8,25,000 रुपये का प्रावधान है। आप ये बताइए, जघन्य हत्या हमारे यहाँ पर बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक बालक की, 14 वर्षीय बालक की पत्थरों से, फर्शियों से कुचल के हत्या हो गई थी, 2 साल हो गए, आज तक उस योजना का लाभ उसको नहीं मिला। तो उस योजना किस काम की? आज से 3 महीने पहले एक 6 महीने की बालिका भंवर कुआं थाने के अंतर्गत ईंटों से कुचल के मार दी गई। वो 8,25,000 रुपए की हकदार उसके माता पिता थे, आज तक उनको 8 रुपए नहीं मिले। वो योजना किस काम की? ये योजनाएं केवल पेपरों तक ही सीमित है, कागजों तक सीमित है। ये योजनाओं का लाभ उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है?
यानी जमीन तक जो पेपरों पर है उनको उतरकर जमीन तक भी आ जाएं तो भी शायद समाज का उत्थान हो सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि अगर जमीन पर काम होगा तो समाज का उत्थान होगा और उसकी उन्नति होगी। अब अगर हम बात करें जातिगत भेदभाव को खत्म करने की, तो इस और क्या आप कोई कदम उठा रहे हैं? क्योंकि देखिए जब भी हम बात करते हैं समाज की लड़ाई की, हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की, इस पर भी मैं एक बार फिर से आऊंगी, लेकिन बहरहाल जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं कि 4 वर्ण बनाए गए थे, हिंदू समाज जो है वो बटा हुआ है, तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए क्या कोई कदम उठा रहे हैं या उठाए जा सकते हैं? इस व्यवस्था को बदलने के लिए केवल हमने ये कदम उठाया है कि जो कमज़ोर वर्ग है उसकी आवाज़ बनने की मैंने कोशिश करी है। हमारे लोगों को बारात नहीं निकालने देते हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं गाँव के अंदर, है ना। शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुएं पर पानी नहीं भरने देते, दाढ़ी कटिंग नहीं बनाने देते, अंत्येष्टि कर्म शमशान में नहीं करने देते। और कई जगह तो शमशानों जो है जाति के हिसाब से बने हुए हैं कि ये अनुसूचित जाति का है, ये सवर्ण समाज का है, ये हमारे राजपूत समाज का है, ये हमारे ब्राह्मण समाज का है। ऐसे कई, एक गांव में 4-4, 6-6 शमशान, और कई जगह तो शमशान ही नहीं है जहाँ पर हमारे लोगों को जलने के लिए टायरों का उपयोग करना पड़ता है, शक्कर और डीजल से जलाते हैं हम, और बरसाती लेके खड़े होते हैं। ऐसे कई वीडियो मेरे जारी हुए हैं, जैसे बजरंगपुरा का हुआ या मेमदी का हुआ, या अभी वर्तमान में मैंने देपालपुर में चटवाड़ा गांव था, यहाँ 9 घंटे में लाश को लेकर बैठा रहा। बाकी मेरे को वहाँ के ऊंचे तबके ने उस महिला को, केवल छोटी जाति की थी इसलिए नहीं जलाने दिया गया। अंततः रात में 10 बजे, जो सुबह 11 बजे मैयत निकली थी, शव यात्रा सुबह 11 बजे निकली थी, रात को 10 बजे उसको अग्नि नसीब हुई, वो भी किराए के टेंट में। और आज तक वहाँ शमशान नहीं बना है, आज तक वहाँ शमशान नहीं बना। वहाँ पर सरकारी अधिकारियों ने हमको आके आश्वासन दिया था। इस बात को लेकर पूरे अनुसूचित जाति वर्ग ने आंदोलन किया और प्रत्येक राजस्व ग्राम में शमशान की मांग की गई कि सर्व समुदाय के लिए आप करो। मेरा झगड़ा एक व्यवस्था से, किसी जाति से नहीं है, क्योंकि जातियाँ सभी अच्छी होती है, जाति के अंदर रहने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं, जातियाँ सभी अच्छी होती है। मैं ये कतई नहीं कहता कि ठाकुर समाज बुरा होता है, ठाकुर समाज बहुत अच्छा समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, उसके पढ़े लिखे लोग हमारे लोगों को उठाते हैं। ब्राह्मण समाज उससे भी ज़्यादा समझदार और अच्छा समाज है, वो हमारे लोगों को उत्थान के लिए काम करते हैं, अच्छे लोग काम करते हैं। जो बुरे लोग हैं वो तो हर जगह पाए जाते हैं, मेरी समाज में ही पाए जाते हैं। यदि अपर कास्ट में पाए जाते हैं तो हमारी लोअर कास्ट में पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही अभी मनोज जी ने कि हर समाज में अच्छे लोग होते हैं और काम अच्छाई के लिए काम करना चाहिए। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि अगर बुरे वहाँ हैं तो बुरे यहाँ भी होंगे। अब हम अगर बुराई की बात खत्म कर दें, अगर हम जाति व्यवस्था पर आए, वर्ण व्यवस्था पर आए, मनोज जी आपको लगता है ये वर्ण व्यवस्था जो है ये बाद में डेवलप हुई? क्योंकि जब श्री राम की बात करें तो हम उस समय जो मंथरा है, मंथरा के कहने पे प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था, वो भी दलित समाज से आती थी। शबरी का उत्थान किया प्रभु श्री राम ने, वो भी दलित समाज से आती थी। और इन सबको खत्म कर दें, सबसे सीधा सा सवाल तो यही है कि मुझे किसी पंडित जी ने ये बात कही थी एक बार कि क्या भगवान श्री राम अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते थे? क्या किसी ने नाम सुना? क्या कभी मंथरा के पीछे का सरनेम क्या है किसी ने सुना? नहीं सुना। ये सरनेम की व्यवस्था, ये जातिवाद कहीं ना कहीं हमने पढ़ लिख कर डेवलप किया है, या जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने चीज़ों की खोज की और हमने ज़्यादा बढ़ा लिए ये फासले? डेवलप तो वही करेगा ना जो सक्षम होगा। समृद्ध को नहीं दोष गोसाएं, जो सक्षम होगा वही तो डेवलप करेगा। यदि भगवान श्री राम जी ने सबरी के झूठे पैर गाए, ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। यदि भगवान श्री राम जी ने केवट को गले लगाया, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। केवल इन 7 कांडों के अलावा एक 8वां कांड है रामायण में, उसमें शंभुक वध भी लिखा हुआ है। जो दलित तपस्या कर रहा था उसका वध केवल इसलिए किया गया क्योंकि पिता के जीते जी एक ब्राह्मण बच्चे की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। तो भगवान श्री राम पे आरोप लगाए गए कि आपके राज्य में ऐसा कैसे हो गया। आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु, आपके क्षेत्र में जो है एक शूद्र तपस्या कर रहा है। तो भगवान को उस समय उसका वध करने जाना पड़ा और शंभुक का वध किया। तो ये हमारे लोगों को गलत दिशा दे रहा है ना। कंबद्ध वध के दौरान भगवान श्री राम जी के वचन गोसाई जी ने लिखे कि ब्राह्मण सदैव पूजनीय है, भले ही उसका कर्म जैसा भी हो, वह अवगुणी हो, और शूद्र हमेशा अपूजनीय है, वो भले ही उसके सत्कर्म हो, अच्छे कर्म करने वाला ही कितना अच्छा ही गुणी शूद्र क्यों ना हो, बाकी वो पूजनीय नहीं हो सकता। और ब्राह्मण सदैव पूजनीय है, वो भले ही दुष्कर्म करता हो। वाल्मीकि जी की क्या कास्ट थी?
वाल्मीकि जी हमारे दलित ही थे, ऐसा सब कहते हैं। सब कहते हैं। और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, मुझे लगता है कि उसे लोग आज भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, और बहुत श्रेष्ठ रामायण है। वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ रामायण है, उनसे पुरानी रामायण है तुलसीदास जी के। और वाल्मीकि जी ही वो थे जिन्होंने आसरा दिया था सीता मैया को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं ये जो वर्ण व्यवस्था है ये हमने बनाई है, और इसको खत्म भी हम ही कर सकते हैं, जिसके लिए एक कोशिश है जो मनोज परमार जी लगातार कर रहे हैं। और मुझे एक चीज़ और इनके बारे में अच्छी लगती है, वो ये अच्छी लगती है कि ये जब इस व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं तो ये हिंदुओं के प्रति नफरत नहीं जाहिर करते, ये धर्मों के प्रति नफरत नहीं जाहिर करते। वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि हमें बदलना होगा, समाज का उत्थान करना होगा। मैं वापस से समाज की ओर आती हूँ, एजुकेशन की ओर आती हूँ। जब हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि दलित तो और पिछड़े जा रहे हैं कुछ जगह पर, मैं शहरों की बात नहीं करती वापस से, क्योंकि जब मैं ये बात करूंगी तो हो सकता है मेरे कुछ दर्शक भी मुझसे नाराज हो जाएं कि हमने तो ऐसा नहीं देखा। पर मैं वो कुछ किस्सों के बारे में जरूर बात करना चाहूँगी। जैसे हाल ही में भी आपने एक साझा किया था कि एक महिला जो कि मर गई थी, लेकिन उनको सिर्फ अग्नि इसलिए नसीब नहीं हो रही थी क्योंकि वो दलित थी। ये वाकई बहुत गलत है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस लंबी लड़ाई में आपके साथ कौन कौन जुटा है, कैसे करते हैं, और जब इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं तो किस तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। इसके अंदर हमारे वरिष्ठ समाज सेवी मेरी समाज के तो हैं ही हैं, कहीं ना कहीं हमारे को, मैं चूँकि स्वयं सेवक हूँ और संघ में केवल एक ही पाठ पढ़ाया जाता है कि जातियाँ नहीं हैं, सिर्फ हिंदू है हम हमारा धर्म एक ही है, हिंदू धर्म है, मानवता हमारा धर्म है, मनुष्य है हम, और मानवता के धर्म के नाते हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद रहता है कि हमारा समाज बंटना नहीं चाहिए, हमारा धर्म टूटना नहीं चाहिए। और मेरी लड़ाई है तो मेरे बड़े भाइयों से, ठाकुर है तो मेरे बड़े भाई हैं, ब्राह्मण है तो मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे हक अधिकार अगर छीने जा रहे हैं तो मैं उनसे लड़ लूँगा, किसी पड़ोसी से मदद नहीं लूँगा। ये हमारे घर की लड़ाई है जो 5000 साल से चली आ रही है ना। तो हम, और मुझे उम्मीद है आज भी, मतलब कई लोग जो मेरी मदद करते हैं, मेरे को राजपूत समाज मदद करता है, कई जगह ब्राह्मण समाज मेरा वही आपसे मेन सवाल मेरा वही था कि जैसे अगर हम बात करते हैं समाजों की, जब हम बात करते हैं दलित समाज, क्या कोई ऐसे नेता उठकर आया आपके लिए जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा और आपको कहा कि नहीं तुम्हारी लड़ाई सही और हम तुम्हारे साथ हैं, या जब आप कोई आयोजन करते हो और नेताओं ने आपसे बोला हो कि नहीं हम तो यहाँ आएंगे और आकर उन्होंने एकता की बात की हो, कुछ इस तरीके की बात की हो, जोड़ने की बात की हो? जब बिल्कुल समरसता के लिए मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं हमारे माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, वो हमेशा समानता की बात करते हैं और हमारे वर्ग को सम्मान दिलाने की भी बात करते हैं कि भाई किसी से भी द्वेषतापूर्ण व्यवहार ना हो, किसी से भी ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार ना हो, सब में भाईचारा कायम रहे, ऐसी व्यवस्था लागू होना चाहिए। मनोज, उस तरह से काम करिए। मैंने कहीं पर भी आक्रामक रुख नहीं दिखाया, कहीं पर भी मेरी लड़ाई रही तो शब्दों की रही, लोकतंत्र की मर्यादाओं में रही, मर्यादाओं में रहकर मैंने अपनी बात कही है, मर्यादाओं में रहकर हमने हमारे पक्ष को रखा है, ना कि अमर्यादित भाषाओं का उपयोग मैंने कभी किया है ना कभी करूँगा, क्योंकि वे भी राम को मानने वाले, मैं भी राम को मानने वाला हूँ, वो भी कृष्ण को मानने वाले, मैं भी कृष्ण को मानने वाला हूँ, वो भी महावीर बुद्ध को मानने वाले, मैं भी महावीर बुद्ध और शिव का उपासक हूँ। इसलिए उनका रक्त और मेरा रक्त एक जैसा है, मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा एक जैसी है। इसलिए केवल हमारे विचारों की छोटी सी लड़ाई है, एक अहंकार की लड़ाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ और आशा रखता हूँ एक ना एक दिन वो अहंकार समाप्त करके रहूँगा मैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगी कि खून तो हमारा हर जाति से, हर धर्म से एक जैसा ही है, चाहे वो जैन हो, पंजाबी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो सकता है हमारे झंडों का रंग अलग हो, लेकिन हमारे खून का रंग एक है, एक था, एक ही रहेगा, इसमें मिलावट नहीं हो सकती। बहरहाल, जब हम बात करते हैं हिंदू समाज के बंटवारे की, जब हम बात करते हैं दलित समाज की, जब हम बात करते हैं उन पर हो रहे अत्याचारों के बारे में, जब आप कभी शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं तो आपको किस तरह का वहाँ से रवैया मिलता है? वो किस तरह आपको, आपने कहा कि जैसे अगर हम हाथरस की ही बात करें तो हाथरस में जो उस बिटिया के साथ हुआ, वो कई लोगों ने देखा कि वो कई देर तक उसको लिटाए रखा और बाहर ही उसकी एफआईआर लिखी गई उसको, जबकि इन मामलों में पुलिस जाती है, अस्पताल जाती है, घर जाती है, पीड़िता को वहाँ तक नहीं लाया जाता। तो उस ऐसी स्थिति में जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो आपको वहाँ से किस तरह का रवैया मिलता है? जब तक दलित की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक नकारात्मक रवैया रहता है प्रशासन का।
मृत्यु होने के बाद प्रशासन एक्टिव होता है और फिर सक्रिय भूमिका में प्रयास करता है कि कैसे भी करके शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, हाथरस की घटना के 2 दिन बाद ही अलीगढ़ में दुष्कर्म हुआ था। वो उसके अंदर कोई साहिल और साजिद करके थे, उसके अंदर पुलिस का बहुत सख्त रवैया था। क्यों इसमें नॉर्मल रहा, उसमें सख्त क्यों रहा? ये भेदभाव प्रशासन ने क्यों किया? उसके बाद उसके 4 दिन बाद गोंडा के अंदर 3 बच्ची दलित बच्चियों के ऊपर क्रमशः 8 वर्ष, 12 वर्ष और 18 वर्ष, 17 वर्ष की बालिकाओं पे सोते हुए तेजाब फेंक दिया। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको ब्लाइंड कर दिया गया। तीनों के चेहरे आज जीवन किसी का चेहरा जल जाएगा, किस तरह से जीवन जिएगी आप। उसके बाद में तुरंत आए तो पंजाब का होशियारपुर जिला है, बिहार का एक परिवार, मजदूर परिवार, दलित परिवार अपने 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए होशियारपुर गया। होशियारपुर के अंदर वो रोजी रोटी कमा रहा, 6 वर्ष की बालिका के साथ वहाँ के लोगों ने, दबंग लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसे जिंदा जला दिया। ये इस 2 महीने के अंतराल की बात कर रहा हूँ, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। उसको जिंदा जला दिया गया। उसमें भी जिस तरह की कार्रवाई होना चाहिए थी नहीं हुई, केवल गिरफ्तारी करके ओम शांति कर लेते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता। 5 महीने की तनख्वाह एक दलित व्यक्ति मांगने गया अलवर में, अभी 15 दिन पहले अलवर के अंदर एक दलित व्यक्ति राजस्थान में 5 महीने की तनख्वाह मांगने गया, उसको जिंदा जला दिया। ये कौन सा तरीका है साहब? एक बंधुआ मजदूर कल के दिन, आज से 3 दिन पहले गुना के अंदर जलाया गया। उसके पहले 1 महीने पहले गुना में एक और को बंधुआ मजदूर को जिंदा जलाया गया। एकता की कमी है या प्रशासन ही जिम्मेदार है? नहीं, पहले तो ये सुनो कि आप हम वो लोग इंसान है कि नहीं, हमारे लोग इंसान है कि नहीं, दलित इंसान है कि नहीं, मानव है कि नहीं? आपको एक मच्छर काट खाता है तो आप पूरा हिल जाते हो, एक लाल चींटी काट खाती हिल जाते हो, और उसके बाद में आदमी को जिंदा जला रहा हो। उसके दर्द को कल्पना करके देखो, आप मन में स्मरण करके देखो उसका कितना दर्द होता होगा, कितने परेशान होता होगा, किस तरह से प्राण पखेरु उड़ते होंगे उसके, तब जाके जान निकलती होगी। इतना आसान नहीं है। और दलितों के साथ में इतना अत्याचार, ये लगातार, मैं तो आज तक वर्तमान आज़ादी के 73 साल बाद का 2 दिन पहले तक की बात बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि बहुत अतीत हो गया, बहुत साल पुराने हो गया। भाई जिंदा जला रहा हो, जिंदा जला रहा हो मतलब कि आपका कानून से डर ही नहीं है, कानून का खौफ ही नहीं है, आप कानून का निरंकुश हो गया। और केवल एक जगह की बात नहीं, पंजाब में भी हुआ और राजस्थान में भी हुआ। और राजस्थान के अंदर तो हमारे दलित लोगों के साथ उनके मलद्वार में पेचकस घुसेड़ देना, उनको मलद्वार में पेट्रोल डाल देना, उन्हें पेशाब पिला देना, जूते के अंदर पानी पिलाना, ये मानवता है? यहाँ पर जाकर तुम धर्म का नाश कर रहे हो। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर बताना चाहूँगी कि मनोज जी जिस बारे में बात कर रही है, सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, इन सारी चीज़ों पर रिपोर्ट लिखी गई है, पर कार्यवाहियाँ अभी तक नहीं हुई है। कार्यवाही की राह तक रहा है परिवार, और हम बार बार लगातार सबसे यही कहते हैं कि इंसान है, इंसानियत की तरह व्यवहार करें, इंसान समझें। मनोज जी आखिरी में मेरा आपसे यही सवाल है कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस पूरी चीज़ को, या ये जो भी कष्ट जो आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, इस पीड़ा को ख़त्म करने का रास्ता क्या है, और आप क्या चाहेंगे दर्शकों से कि वो किस तरह का रवैया? एक बात बता दूं मैं, धर्म का विघटन हमारे अपने लोग कर रहे हैं, कोई बाहरी विदेशी संस्कार, विदेशी लोग नहीं कर रहे हैं। हमें अपने आप को सुधारना होगा। हम सुधरे जग सुधरा। एक बात ध्यान रखना, इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, जिन गांवों में मुस्लिम संप्रदाय रहते हैं वहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग जो दलित है वहाँ पर वो हिंदू कहलाता है, और जिन गांवों में मुस्लिम नहीं रहते हैं उन गांवों में हमारा दलित और अछूत हो जाता है। तो यह भेदभाव हमारे धर्म को नुकसान पहुँचाएगा, हमारे धर्म को बांटेगा, हमारे समाज का नुकसान करेगा। और हमारे धर्म को बचाना केवल मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आप सभी की जिम्मेदारी है। मुझसे पहले भी कई समाज सुधारक आए, चले गए, मेरे बाद भी कई समाज सुधारक आएंगे और चले जाएंगे। हमारा यह प्रयास है कि हमारा धर्म बचे, सशक्त हो, मजबूत हो, ताकि हमारे धर्म पे आँच नहीं आए। क्योंकि जो आदि अनादि सनातन धर्म है, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जिसमें हमारा मरण होना है और परण भी हुआ है, तो उस धर्म में, उस संस्कृति को बचाना हमारा लक्ष्य है और हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है। यदा कदा येन केन प्रकरण हम प्रयास करते हैं कि असमानता समाप्त हो, समानता लागू हो, समतामूलक समाज की नींव जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रखी गई, उसको 2 पीढ़ियाँ भी, अगर 2 सीढ़ियाँ भी हम चढ़ लें तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। मेरा ऐसा प्रयास है। और मीडिया कर्मी आप बहन जी, आपके माध्यम से भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदू समाज का जो तबका अपने आप को ऊंचा मानता है,
वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भाईचारे की भावना से देखे, हीन भावना से नहीं देखे, भाई होने के नाते देखे, छोटा भाई होने के नाते देखे। तो ये सारी बेमनुष्यता, ये सारी द्वेषता, ये बहुत बड़ी दरार जो बनने वाली है, ये समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में तलवार की नोक पे हमारा धर्म खड़ा हुआ, ये सबसे बड़ा और कड़वा सत्य है, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस घर में आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आदमी वो घर छोड़ के चले जाएगा। जिस घर में सम्मान मिलेगा वह वहीं रेन बसेरा करेगा। तो आप चाहते हैं कि आपका धर्म छोड़ के कोई व्यक्ति जाए? यदि आप चाहते हैं कि नहीं जाए तो आपको उसके प्रति प्रेम का भाव अपनाना होगा, स्नेह का भाव अपनाना पड़ेगा और मर्यादा के वचन और मर्यादा के शब्द बोलना होंगे। तब जाके आप अपने व्यक्ति को अवेयर पाएंगे, उन्हें संग्रहित कर पाएंगे, उन्हें संगठित कर पाएंगे। अन्यथा हमारे धर्म का नाश होगा, हमारे समाज का नुकसान होगा। ये बहुत ही अहम बात कही है मनोज परमार जी ने। उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका घर ना टूटे तो आपको प्रेम से बात करनी होगी। प्रेम से यहाँ बात करने का मतलब है इंसान को इंसान होने का हक देना। सबसे पहले तो आप सामने वाले को इंसान समझना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो आप ये कहना बंद कीजिए कि वो दलित है। और मेरा तो सिर्फ इतना सा ही कहना होगा मनोज जी, या एक इतनी सी ही कोशिश शायद की जा सकती है कि सबसे पहले जब भी हम किसी से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, या ये सोचना बंद कर दें कि उसकी जाति क्या है। अगर जिस दिन हमने ये सोचना बंद कर दिया कि सामने वाले की जाति क्या है या उसका धर्म क्या है, तो मुझे लगता है हमारा देश उस दिन सही मायने में धर्मनिरपेक्ष बनेगा। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, SC ST हो, OBC हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, अगर आपने जिस दिन नाम के पीछे से अपने सरनेम को महत्व देना कम कर दिया, उस दिन ये पूरा देश एकता के रंग में दोबारा रंग सकेगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए आगाज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।